हेलो एवरीवन, कमलेश का चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम जो रिवीजन क्लासेस कर रहे हैं साइंस की, उसी को हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके फ़ोन में ऐसे ही मिलता रहे। तो दोस्तों, जो अभी तक जो जितने भी रिवीजन क्लासेस हो चुकी हैं, उसको देखने के लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएँ। प्लेलिस्ट में जाने के बाद वहाँ पे RRB प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे सारे रिकॉर्डेड क्लासेस डले हुए हैं। आप वहाँ से सारे रिकॉर्डेड क्लास आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ पे प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। तो प्रकाश वर्ष जो इकाई है, उसका उपयोग मापने के लिए किस में किया जाता है? तो ये दूरी में किया जाता है। ठीक है, दूरी में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो प्रतिरोध की जो एसआई इकाई है, यहाँ पे प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम हो जाएगा। ठीक है, ओम हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिफाइन किया गया है प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम को। तो यहाँ पे देखते हैं प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम है, अपने को पता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जॉर्ज साइमन ओम एक भौतिक वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। उन्होंने ही एक बार में प्रभावित विद्युत धारा I और सिरों के बीच विभवांतर V के बीच संबंध को स्थापित किया, जिसे ओम का नियम कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है? V = I × R हो जाता है। ये क्या है? ओम का नियम है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या हो जाएगा? ओम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं आगे। किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है? ठीक है, अब देखो, अभी क्या था? प्रतिरोध का एसआई इकाई पूछ लिया था उन्होंने। अब क्या पूछ रहा है? भौतिक राशि का मात्रक पूछ रहे। तो क्वेश्चन तो सेम है, समझने के लिए बस थोड़ा सा चाहिए अपने को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा प्रतिरोध। ठीक है, उसी को उल्टा पूछ लिया है। भौतिक राशि क्या है? प्रतिरोध है। ठीक है, और इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? तो ये ओम हो जाएगा। ठीक है, ओम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? यहाँ पे जो यूनिट दिया हुआ है, तो इसमें क्या है? कार्य की इकाई कौन सी नहीं है? तो अपने को कार्य की इकाई नहीं पूछा है। तो यहाँ पे देखते हैं अपन, कार्य की इकाई कौन सी नहीं है? तो यहाँ पे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर क्या है? यहाँ पे कार्य की इकाई नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफाइन किया गया, थोड़ा सा देखते हैं अपन यहाँ पे ऊपर। तो कार्य की इकाई नहीं है, कौन सा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं। किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कार्य इक्वल टू क्या हो जाएगा? बल इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, बल इंटू डी हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या? डी यहाँ पे दूरी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे बल क्या, एफ क्या होगा? बल, और डब्ल्यू क्या हो गया? कार्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ कार्य की इकाई कौन कौन सी हो जाएगी? कार्य की इकाई हो जाएगी यहाँ पे न्यूटन मीटर, किलोमीटर, मीटर का स्क्वायर पर सेकंड का स्क्वायर और जूल। ठीक है यार, यहाँ पे कौन सा नहीं है? यहाँ तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर नहीं है कार्य की इकाई। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं आगे। लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है? लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या हो जाएगी? तो यहाँ पे है डायोप्टर जो है लेंस की शक्ति की इकाई है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डिफाइन किया गया है लेंस की फोकस दूरी व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f और उसकी क्षमता P = 1/f
हो जाएगा। ठीक है, ये डायोप्टर होती है। लेंस की शक्ति की एसआई मात्रक क्या डायोप्टर है, जिसे डी से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, इसको डायोप्टर को डी से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये डायोप्टर की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, पी वी इज इक्वल टू 1/f हो जाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। डायोप्टर जो लेंस की शक्ति की इकाई हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा डिफाइन किया गया है, जैसे कि निकट दृष्टि दोष होता है और दूरदृष्टि दोष होता है। तो हम समझ लेते हैं निकट दृष्टि दोष क्या होता है और दूरदृष्टि दोष क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष। तो हम देखते हैं इस निकट दृष्टि दोष को देखते हैं। यहाँ पे इस रोग में ग्रसित व्यक्तियाँ नजदीकी की वस्तु को देख सकता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, नजदीकी वस्तु को देखता है परंतु दूर की स्थित वस्तु को नहीं देख पाता। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि निकट दृष्टि दोष कौन सी लेंस का प्रयोग करता है, तो निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस का प्रयोग करता है। ठीक है, दूरदृष्टि दोष को देखते हैं। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, दूरदृष्टि दोष क्या होता है, दूर की वस्तु दिखाई देती है परंतु नजदीकी वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। ठीक है, दूरदृष्टि दोष में क्या है, दूर की वस्तु दिखाई देती है परंतु पास की वस्तु दिखाई नहीं देती। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन पूछेगा दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सी लेंस का यूज किया जाता है, तो अपने को क्या आंसर करना है, उत्तल लेंस का प्रयोग करता है। ठीक है, याद रहेगा निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का यूज किया जाता है और दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये समझ लिए अपन ने। और तीसरी होती है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष, तो हम आगे देखते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। वृद्धावस्था के कारण आंखों की सामंजस्य क्षमता घट जाती है। ठीक है, आंखों की सामंजस्य क्षमता घट जाती है जब एज बढ़ जाता है, तो क्या होता है, आंखों में धुंधलापन, उसकी सामंजस्य घट जाती है। ठीक है, यह समाप्त हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति ना तो दूर की वस्तु और ना ही पास की वस्तु देख पाता है। ठीक है, जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, जो ऐसा दोष होता है ये जब एक ऐसी एज लिमिट आती है तो अपने को ना दूर की वस्तु दिखाई देती है ना पास की वस्तु दिखाई देती है। इस वस्तु को कौन सी दोष बोलेंगे, ये जरा दृष्टि दोष बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हम समझ ले निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा नामक पारंपरिक इकाई में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा इक्वेरी जो हो जाएगा यहाँ पे रेडियोधर्मी पदार्थ का उत्सर्जित होने वाला विकिरण की मात्रा नामक पारंपरिक इकाई से मापा जाता है। तो किससे मापा जाता है, तो इक्वेरी से मापा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाए। डिफाइन किया गया है यहाँ पे, रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरणों की मात्रा को इक्वेरी नामक इकाई से मापा जाता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरणों को किससे मापा जाता है, तो इक्वेरी से मापा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे वाट शक्ति के एसआई इकाई ऊर्जा के परिवर्तन या रूपांतरण की दर मापी जाती है। ठीक है, जो शक्ति की इकाई होती है या ऊर्जा की परिवर्तित रूपांतरण की दर मापी जाती है। ठीक है, अब देखिए पास्कल दाब की एसआई इकाई होती है। ठीक है, आपको पूछा जाएगा पास्कल किसकी इकाई है या दाब की इकाई क्या हो जाएगी, तो पास्कल हो जाएगी। ठीक है, और इसमें दिया है एम्पियर विद्युत धारा की एसआई इकाई है। ठीक है, तो विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या हो जाएगी, तो एम्पियर। ठीक है, एम्पियर, और दाब की एसआई इकाई क्या हो जाएगी, पास्कल। ठीक है,
तो ये छोटी छोटी चीज़ें अपने को याद रखना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगी, जो उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को मापने के लिए इक्वेरी का यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है? उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है? तो उद्योग में शक्ति की इकाई क्या हो जाएंगे? तो अश्व शक्ति, ठीक है। अश्व शक्ति हम, ठीक, इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। इसको डिफाइन किया गया है, इसमें भौतिकी में शक्ति मतलब पावर या विद्युत शक्ति वह दर होती है जिस पर कोई कार्य किया जाता है, ऊर्जा संचारित होती है तथा एक नियत समय में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा वह होती है, ठीक है। एक निश्चित समय होती है, उसमें ऊर्जा की मात्रा कितनी संचारित होती है, ठीक है, कितनी संचारित होती है उसको हमने डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। तो हम देखते हैं शक्ति, तो पावर क्या हो जाएगा? पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? W अपॉन टी, ठीक है, W अपॉन टी। तो शक्ति की इकाई क्या हो जाएगी? जूल पर सेकेंड, और जूल पर सेकेंड अथवा वाट होती है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ ध्यान रखना है अपने को। शक्ति की इकाई क्या हो जाएगी यहाँ पे? तो जूल पर सेकेंड अथवा वाट, दो चीज़ होती है शक्ति की इकाई, ठीक, जूल पर सेकेंड और वाट होती है, ठीक है। क्वेश्चन में पूछता है, ठीक है। उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति P को मुख्यतः अश्व शक्ति में मापा जाता है, जबकि 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट या जूल पर सेकेंड होता है, ठीक है। दोस्तों ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? तो 1 हॉर्स पावर बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे? 746 मतलब 746, ठीक है, 46, ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा? वाट पर जूल पर सेकेंड, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या हो जाएगी? तो अश्व शक्ति, ठीक है। इसको किससे मापा जाता है ये भी देख लिए। शक्ति क्या होती है? तो शक्ति इज इक्वल टू W अपॉन टी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं आगे। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति की इकाई क्या होगी? देखो अभी तो हमने शक्ति की इकाई भी देख ली है, ठीक है, शक्ति की इकाई देख चुके हैं। तो कार्य की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति की इकाई क्या होगी? तो शक्ति की इकाई क्या हो जाएगी? मैंने बोला था जूल पर सेकेंड बोला था, और एक बोला था वाट, ठीक है। तो वाट यहाँ पे हो जाएगा। इसमें शक्ति की इकाई पूछा है, तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। शक्ति की इकाई क्या हो जाएगी? वाट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ध्वनि को मापने के लिए कौन सा एकक यूनिट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ध्वनि को मापने के लिए कौन सा एकक यूनिट का उपयोग किया जाता है? तो ध्वनि को मापने के लिए यहाँ पे डेसिबल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का उपयोग किया जाता है, डिफाइन किया गया है यहाँ पे। ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल यूनिट का उपयोग किया जाता है, ठीक है, डेसिबल का उपयोग किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल ध्वनि मानव के लिए सर्वोच्चतम होती है, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार क्या होता है, डेसिबल की ध्वनि जो मानव के लिए सर्वोत्तम होती है वो 45 डेसिबल होती है। मानव के लिए सर्वोत्तम डेसिबल कितना होती है? तो 45 होती है। क्वेश्चन में पूछेगा, ठीक है, क्वेश्चन में पूछेगा WHO के अनुसार 75 डेसिबल से ऊपर तीव्रता ध्वनि को मानव स्वास्थ्य के लिए क्या बताया गया है? हानिकारक बताया गया है, ठीक है। तो हम देखेंगे मानव स्वास्थ्य के लिए कितनी डेसिबल की आवश्यकता होती है? तो 45 डेसिबल की आवश्यकता होती है, ठीक। आगे WHO के अनुसार जो 75 डेसिबल को मानव के लिए क्या बताया गया? तो हानिकारक बताया गया, ठीक है। तो हम ध्वनि को मापने के लिए कौन सी एकक यूनिट का उपयोग किया जाता है? तो डेसिबल का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम आगे। ध्वनि के माप की यूनिट क्या है? देखो ध्वनि की माप की यूनिट क्या है? तो
अभी हमने देखे थे ध्वनि की एसआई इकाई देखे थे, तो ध्वनि की माप की यूनिट क्या हो जाएगी यहाँ पे, डेसिबल हो जाएगी। ठीक है, डेसिबल हो जाएगी। इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अपन ने डिफाइन भी किया था, डिफाइन भी देखे थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ध्वनि प्रदूषण को खालिस्तान के लिए पदों के अनुसार मापा जाता है। ठीक है, ध्वनि के प्रदूषण को किससे मापा जाता है, तो ध्वनि के प्रदूषण को डेसिबल से मापा जाता है। ठीक है, अपन ने इसको भी डिफाइन किया गया है, क्वेश्चन अलग अलग प्रकार से पूछा गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं आगे। ध्वनि एसआई प्रणाली में प्रतिबल की इकाई क्या होगी। देखो, एसआई इकाई में प्रतिबल की इकाई क्या होगी, तो एसआई इकाई में प्रतिबल की इकाई न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, अब न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर कैसा हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे डिफाइन किया गया है प्रतिबल का फार्मूला क्या हो जाता है, आंतरिक प्रतिरोध बल अपॉन क्षेत्रफल। आप इसको डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, प्रतिबल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ अपॉन ए। ठीक है, एफ यहाँ पे बल हो जाएगा और ए क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पे बल का किससे मापा जाता है, न्यूटन से मापा जाता है, और लंबाई मतलब इसका क्षेत्रफल लंबाई गुणित ऊंचाई, इसका मतलब एल मीटर का स्क्वायर लंबाई से मापा जाता है। ठीक है, क्षेत्रफल को तो एम का स्क्वायर अपॉन क्या एन न्यूटन और एम का स्क्वायर। ठीक है, एम का स्क्वायर लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, क्षेत्रफल की यूनिट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। ठीक है, किसकी एसआई प्रणाली, प्रतिबल की एसआई प्रणाली न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, बल की यहाँ पे दिया हुआ देखो, बल की एसआई यूनिट न्यूटन और शक्ति की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, वाट। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, बल की इकाई क्या हो जाएगी, न्यूटन, और शक्ति की इकाई क्या हो जाएगी, वाट। ठीक है, इसको अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रतिबल की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम आगे। निम्न को मिलान कीजिए। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, तो अपने को यहाँ पे मिलान करना है। चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का जो घनत्व है, इसको हम किससे मापेंगे, तो इसको हम टेस्ला से मापते हैं। ठीक है, इसको हम टेस्ला से मापते हैं। ठीक, स्वप्रेरणा को हम किससे मापेंगे, तो हम इसको हेनरी से मापेंगे। ठीक है, हेनरी से मापेंगे। चुंबकीय फ्लक्स को किससे मापते हैं, वेबर से मापते हैं। ठीक है, वेबर से मापते हैं। आपको ध्यान रखना है, इस छोटे छोटे क्वेश्चन हमको याद रखना पड़ेगा। ये ऐसा ही हम, क्योंकि जो यूनिट कर रहे हैं वो मेजरमेंट का ही कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो आपको ये छोटी छोटी यूनिट ही याद रखनी पड़ेगी। ठीक, तो यहाँ पे क्या चुंबकीय फ्लक्स किससे माप लिए अपन ने, तो टेस्ला से माप लिए। ठीक है, टेस्ला की सबसे बड़ी कंपनी कहाँ है, तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके। ठीक है, तो स्वप्रेरणा जो है हेनरी से मापेंगे, चुंबकीय फ्लक्स के वेबर से मापेंगे। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा लगभग यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं आगे। अपवर्तनांक, यहाँ पे अपवर्तनांक का मात्रक क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपवर्तनांक का मात्रक क्या होगा, तो अपवर्तनांक का मात्रक यहाँ पे कोई नहीं होता। देखो, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि जो दोनों यूनिट सेम होती है, उसकी अपवर्तनांक की जो यूनिट होती है समान होती है, इसके वजह से उसमें कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे डिफाइन किया गया है, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता। क्यों नहीं होता, किसी माध्यम का अपवर्तनांक वह संख्या है जो बताती है कि उस माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितनी गुना कम या अधिक होती है, इसके वजह से अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से जूल में पाया जाता है, जूल में क्या पाया जाता है, तो देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, तो जूल में क्या पाया जाता है, ऊर्जा ही पाया जाता है। ठीक है, ऊर्जा की एसआई इकाई क्या हो जाएगी, जूल हो जाएगी। ठीक है, ऊर्जा की एसआई इकाई क्या हो जाएगी, जूल हो जाएगी। ठीक,
तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है देखो डिफाइन में तो ये है भौतिक राशि और ये है मात्रक। ठीक है, तो ऊर्जा तथा जो कार्य की एसआई इकाई या मात्रक पूछा जाए तो अपन क्या बताएंगे, जूल बताएंगे। ठीक है, ऊर्जा और कार्य। ठीक है, यहाँ पे पूछ लिया है जूल में मापा जाता है, तो जूल को किससे मापा जाता है, ऊर्जा से मापा जाता है। तो जूल क्या है, यहाँ पे ऊर्जा क्या है, भौतिक राशि है, भौतिक राशि जूल तथा कार्य की इकाई मात्रा की या यूनिट पूछेंगे तो अपन क्या हो जाएगा, जूल। ठीक है, किससे मापेंगे तो जूल से। ठीक है, वेग का मात्रक क्या हो जाएगा यहाँ पे, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। बल का मात्रक क्या हो जाता है, न्यूटन हो जाता है, बल का मात्रक न्यूटन। ठीक है, शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा, वाट। ठीक, शक्ति का मात्रक वाट। दाब का मात्रक क्या हो जाएगा, पास्कल। ठीक है, हम सारी यूनिटें हम बता चुके हैं। ठीक है, सारे मात्रा के जितने भी हैं हम इस सब डिस्कस कर चुके हैं पहले, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है तो हम इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तरंग दैर्घ्य नहीं पढ़े थे हमने, तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या हो जाएगा यहाँ पे, एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एंगस्ट्रॉम ध्यान रखिएगा, तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या हो जाएगा, एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ऊर्जा जूल, वेग मीटर पर सेकेंड, बल न्यूटन और शक्ति वाट और दाब पास्कल और तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। जूल किस में मापा जाता है, तो ऊर्जा से मापा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान होती है। अब देखो यहाँ पे ऊर्जा और हम क्या पढ़े थे, यहाँ पे ऊर्जा और क्या पढ़े थे, कार्य। ऊर्जा और कार्य की जो इकाई क्या हो जाती है यहाँ पे, ऊर्जा और कार्य की इकाई क्या हो जाएगी यहाँ पे, तो जूल हो जाती है। ठीक है, जूल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, डिफाइन किया गया अंतरराष्ट्रीय इकाई प्रणाली के अंतर्गत जूल ऊर्जा या कार्य की ऐसा इकाई व्युत्पन्न इकाई है। ठीक है, एक जूल एक यूनिट बल को बल की दिशा में 1 मीटर दूरी तक लगाने में या फिर एक एम्पियर की विद्युत धारा को 1 ओम के प्रतिरोध से 1 सेकेंड तक गुजारने में वह विद्युत ऊर्जा या किए गए कार्य के बराबर होता है। ठीक है, किए गए कार्य के बराबर होता है। तो हम यहाँ देखेंगे, देखो कार्य और ऊर्जा जो है उसकी मात्रा क्या हो जाएगा, तो जूल हो जाएगा। ठीक है, जूल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कार्य और जो ऊर्जा है उसका मात्रक सेम होता है। ठीक है, सेम मतलब जूल होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे हम। शक्ति की इकाई क्या कहा जाता है, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है, शक्ति का इकाई क्या कहा जाता है, तो वाट कहा जाता है। ठीक है, शक्ति की इकाई को वाट कहा जाता है। डिफाइन किया गया, शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचालित होती है। ठीक है, ऊर्जा संचालित होती है। तो यहाँ पे शक्ति पावर इज इक्वल टू क्या होता है, W/T होती है। शक्ति की एसआई इकाई वाट और जिसे वैज्ञानिक जेम्स वाट के नाम पर रखा गया, 1 वाट शक्ति 1 जूल पर सेकेंड के बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देखेंगे शक्ति की एसआई इकाई क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे वाट। ठीक है, वाट कौन सी वैज्ञानिक के नाम पे रखा गया है, जेम्स वाट के नाम पे रखा गया है शक्ति की इकाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का क्या ए राइट आंसर हो जाएगा। शक्ति की इकाई क्या हो जाएगी, तो वाट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से किसकी इकाई नहीं है। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है तो इसमें किसकी इकाई नहीं होती। तो यहाँ पे जो सापेक्ष घनत्व होता है, हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था, फर्स्ट क्लास में देखा था कि सापेक्ष जो घनत्व है वो उसकी कोई इकाई नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे राशि दी है, उसका यहाँ पे राशि दिया हुआ है, तो इसकी मात्रक है इधर पे, जैसे कि घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा यहाँ पे, किलोग्राम मीटर का क्यूब, और दाब का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर।
मीटर का स्क्वायर तथा अथवा पास्कल। ठीक है, दाब का अपन ने पास्कल भी देखा था और न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर भी दाब का मात्रक हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या देखेंगे, विस्थापन का मात्रक तो मीटर हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम लंबाई से प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पे दिया है सापेक्ष घनत्व की इकाई कोई इकाई नहीं होती, क्योंकि सापेक्ष घनत्व दो एक ऐसी इकाइयों का अनुपात होता है। देखो, सापेक्ष घनत्व का कोई इकाई नहीं होती, क्योंकि दोनों जो यूनिट एक ही होती है, उसके लिए जो अनुपात जो सेम होते हैं, इसलिए उसमें कोई सापेक्ष घनत्व की कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि घनत्व का हमने बता दिया है कि इसका मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर का क्यूब, और विस्थापन का भी क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, और दाब का क्या हो जाएगा, पास्कल या न्यूटन मीटर का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं आगे। एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? तो एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई हो जाएगी? तो आवेश जो है, आवेश की इकाई क्या हो जाएगी? तो एम्पियर। ठीक है, और एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई हो जाएगी? तो आवेश। ठीक है, तो यहाँ पे डिफाइन किया है। तो एम्पियर सेकेंड विद्युत आवेश की इकाई Q, प्रवाह की दर धारा I कहते हैं। अतः I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो धारा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? Q अपॉन T। ठीक है, Q अपॉन T। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, एम्पियर बराबर क्या होता है? एम्पियर इज इक्वल टू आवेश अपॉन सेकेंड। तो आवेश का क्या हो जाएगा यहाँ पे? आवेश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम्पियर सेकेंड। ठीक है, एम्पियर सेकेंड। तो इसको इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? तो आवेश की इकाई हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं आगे। गैलन सामान्यतः खाली स्थान इस्तेमाल किया जाता है। गैलन होता है वो सामान्यतः इस खाली स्थान के इस्तेमाल किया जाता है। तो किस में इस्तेमाल किया जाता है? तो इसमें किया जाता है आयतन की इकाई माप के रूप में। जो आयतन की इकाई माप के रूप में गैलन का सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, डिफाइन किया गया है यहाँ पे। गैलन सामान्यतः आयतन के माप के लिए रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एक गैलन का मान कितना होता है? तो दोस्तों, एक क्वेश्चन में पूछता है एक गैलन का मान कितना होता है? तो 3.785। ठीक है, 3.785 लीटर। ठीक है, लीटर ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको याद रखना है अपने को, तो एक गैलन में कितना मात्रक होता है? तो हम देखेंगे यहाँ पे 3.785 लीटर होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। जो गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है, तो आयतन की माप के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों हमने लगभग 25 से 30 क्वेश्चन हमने इस क्लास में हमने कवर किया है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, लाइक करें, और चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने का कोई चार्जेस नहीं है दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।